स्टार्ट करेंगे अभी पहले चैप्टर से, जो कि रहेगा आपका क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का एक बेसिक मतलब ऐसे समझ के लो, पैसा ए कमाएगा बट वो टैक्स होगा बी के हाथ में। व्हेन अ मनी इज अर्नड बाय वन पर्सन बट इट इज टैक्स इन द हैंड्स ऑफ अनदर पर्सन, इस बात को अपन क्या बोलते हैं, आपका क्लबिंग। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। संकेत सर के नाम पे घर था, घर के ओनर कौन है, संकेत सर। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेंट को ट्रांसफर किया सैम सर के नाम पे। तो इस केस में रेंटल इनकम विल बी अर्न्ड बाय सैम सर बट इट विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ संकेत सर। इसको ये हो गया आपका पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन बात करता है आपका ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट के अंदर देखो, ए ने बी को ट्रांसफर किया, अभी ध्यान से सुन के लेना, ये चार्ट में सब पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। ए ने बी को ट्रांसफर किया, ए ने बी को क्या ट्रांसफर किया, ओनली इनकम, जिसके अंदर एसेट को ट्रांसफर नहीं किया। यानी कि ए बन गया घर का ओनर, बी को मिल रहा है इनकम। इनकम इज अर्न्ड बाय बी बट इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए। अच्छा, ए ने बोला एक काम करता हूं बी, मैं तेरे को एसेट भी ट्रांसफर करता, फिर तू इनकम को रख ले। बी बोल रहा भैया ये ट्रांसफर रिकवरेबल है क्या इरिकवरेबल है, ए बोलता नहीं नहीं रिकवरेबल है, जब मेरी इच्छा हुई मैं वो एसेट को वापस ले लूंगा। तो इस केस में भी, अरे कुछ तो गलत हो गया, हाँ चलो मैं इसे लिख देता हूं, जान दो चार्ट में कुछ तो गलत हो गया। ट्रांसफर दो टाइप का रह सकता, या तो रह सकता है रिवोकेबल, या तो कैसा रह सकता है इरिवोकेबल। अगर ट्रांसफर रिवोकेबल है ना आपका, तो क्लबिंग का प्रोविजन लग जाएगा। यानी कि ए ने बी को क्या, अरे ए ने बी को एसेट ट्रांसफर किया बट ए उसको रिवोक कर सकता है, तो इस केस में क्लबिंग का प्रोविजन लग जाएगा और ए को टैक्स देना पड़ेगा। फिर ट्रांसफर दूसरा क्या है, एक मिनट में उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। ए ने बी को जो एसेट ट्रांसफर किया ना, उसका नेचर इरिवोकेबल है। इरिवोकेबल का क्या मतलब है, एक बार एसेट बी को मिल गया तो ए बोला मैं वापस से तेरे से नहीं लूंगा, बट देखो क्या ए को कोई बेनिफिट मिल रहा है क्या उसमें से। ए को मतलब क्या हो गया, देखो संकेत सर ने ना सैम सर को घर ट्रांसफर कर दिया, बोले सैम सर आपका घर आज से, बट जो रेंटल इनकम आप 20,000 कमाओगे ना, उससे आप मेरे ऑडी का ईएमआई भरोगे। तो यहाँ पे संकेत सर ने एसेट को ट्रांसफर कर दिया बट वो पैसा जो सैम सर ने कमाया उसको बेनिफिट किसको मिल रहा, संकेत सर को। तो यहाँ पे क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा। बट संकेत सर ने सैम सर को बोला ये घर भी आपका, रेंटल इनकम भी आपका, मेरे को इससे कुछ नहीं चाहिए, तो इस केस में क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला केस आता है, संकेत सर बोले सैम सर को मैं घर तो आपको दे रहा हूं, घर किसको ट्रांसफर कर रहा हूं, सैम सर को, बट मैं इसको रिवोक कर सकता, क्या कर सकता हूं इसको, रिवोक। यानी कि संकेत सर बोले मैं घर को वापिस से ले सकता। तो चेक करो जब तक सैम सर जिंदा है क्या ये बंदा घर को रिटर्न ले रहा क्या, अगर जब तक सैम सर जिंदा है ये घर को रिटर्न नहीं ले रहे, तो चेक करो जो सैम सर ने इनकम कमाया क्या उससे संकेत सर को फायदा हो रहा, अगर उससे संकेत सर को फायदा हो रहा तो क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा, पर अगर उससे संकेत सर को फायदा नहीं हो रहा तो क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा। और अगर जब तक सैम सर जिंदा है तब तक संकेत सर घर को रिटर्न ले सकते, तो भी क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। समझा क्या, वापिस से सारे पॉइंट्स को मेरे पास ध्यान दो। सबसे पहला क्लबिंग, उसके अंदर क्या तुम एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं या इनकम को ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर इनकम को सिर्फ ट्रांसफर कर रहे क्लबिंग का प्रोविजन लग जाएगा। एसेट को ट्रांसफर कर रहे तो चेक करो जिसको ट्रांसफर हो रहा है क्या वो रिवोकेबल है या इरिवोकेबल है। अगर इरिवोकेबल है मतलब अगर संकेत सर ने सैम सर को ट्रांसफर किया तो सैम सर संकेत सर को रिटर्न देंगे ही नहीं। तो देखो जो सैम सर ने इनकम कमाया उससे बेनिफिट किसको मिल रहा, अगर उससे बेनिफिट संकेत सर को मिल रहा तो क्लबिंग लगेगा, उससे बेनिफिट संकेत सर को नहीं मिल रहा तो क्लबिंग नहीं लगेगा। दूसरा, संकेत सर ने सैम सर को ट्रांसफर किया बट ये रिवोकेबल यानी कि संकेत सर इसको रिटर्न ले सकते हैं, तो चेक करो संकेत सर इसको रिटर्न कब तक ले सकते हैं, अगर सैम सर जिंदा है यानी कि सैम सर के लाइफ टाइम के अंदर वो रिटर्न ले सकते हैं तो क्लबिंग का प्रोविजन लग जाएगा, संकेत सर को टैक्स देना पड़ेगा। बस संकेत सर तब तक रिवोक नहीं कर सकते जब तक सैम सर जिंदा है। तो चेक करो जो सैम सर इनकम कमाएंगे उसका बेनिफिट किसको मिल रहा, अगर संकेत सर को मिल रहा तो क्लबिंग लगेगा, संकेत सर को नहीं मिल रहा तो क्लबिंग नहीं लगेगा। क्लियर है यहां तक, चलो
अगले केस में आप लोग एसेट ट्रांसफर कर रहे हो स्पाउस को, एसेट किसको ट्रांसफर कर रहे हो, स्पाउस को। तो इस केस में देखो, इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट टू हिज और हर स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनकम फ्रॉम सच एसेट इज रिसीव्ड बाय स्पाउस बट टैक्स ऑन सच इनकम इज पेड बाय ट्रांसफरर। संकेत सर ने क्या किया, एक कोई तो भी एसेट था, लेट्स से डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर दिया मैम के नाम पे। तो अभी इस केस में मैम ने इनकम तो कमाया, बट ये टैक्स किसके हाथ में होगा, संकेत सर के हाथ में इसके ऊपर टैक्स होगा। देखो, द अबव प्रोविजन इज ओनली एप्लीकेबल इफ रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। अच्छा, मान लो यहाँ पे सैम सर है और यहाँ पे सैम सर की वन ऑफ द मेनी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। हाँ, कुछ तो ये जयराज क्या बोला, क्या नाम, बेबी ऑफिस, ठीक है। अभी ये अगर यूट्यूब पे गया तो जिसका नाम इससे सेव है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी के लोग झगड़ा करना चालू कर देंगे, अपने को क्या, अपन आग तो नहीं लगा रहे। तो सैम सर ने इनको डिबेंचर्स को ट्रांसफर किया, इनकम इन्होंने कमाया, कल जाके इनकी शादी हो गई और इनकम, अभी शादी होने के बाद में तो वाइफ बन गई है, अभी इनकम बेबी ऑफिस के नाम पे जा रहा, यानी कि अपने तो मैम है। बट यहाँ पे जब एसेट ट्रांसफर हुआ था, मेरे को बताओ तब क्या हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप था, क्या इनके मन में था, बट ऑन पेपर था क्या, नहीं। तो इस केस में क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा। वो क्या बोलते हैं, जब एसेट को तुम लोग ट्रांसफर कर रहे हो उस टाइम पे आपका हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन रहना चाहिए, समझा क्या। बट दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ एसेट इज ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। यानी कि समझो वाइफ के नाम पे एक घर था, वाइफ और हस्बैंड का झगड़ा हो गया, वाइफ ने घर हस्बैंड को दे दिया, बोले तू तेरा आज से अलग रहना चालू कर, ये घर तेरे नाम पे मैच से कर देती, हस्बैंड ने वो घर रेंट पे दे दिया और उससे रेंटल इनकम कमाया। तो यहाँ पे भी हस्बैंड को उसने घर क्यों दिया, विद द कंडीशन टू लिव अपार्ट, तू आज से तेरा अलग रहेगा। तो भले ही रेंटल इनकम हस्बैंड कमाएगा, फिर भी उसका क्लेमिंग वाइफ के नाम पे नहीं होगा, क्योंकि उनका एग्रीमेंट हुआ है अलग से रहने का, समझा क्या। फिर इफ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इंडिविजुअल टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ माइनर मैरिड डॉटर फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, सच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर एज पर सेक्शन 27 एंड सेक्शन 64 विल नॉट अप्लाई। इसका क्या मतलब है, देखो, अगर समझो फादर ने घर को ट्रांसफर किया आपके मदर के नाम पे या तो माइनर सन के नाम पे, तो इस केस में घर का ओनर फादर को ही माना जाएगा, भले ही रेंटल इनकम ये कोई भी कमाए, इस केस में ये बंदे को डीम्ड ओनर माना जाएगा और रेंटल इनकम टैक्सेबल होगा फादर के हाथ में, क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा। बट अगर फादर ने घर को ट्रांसफर किया मैरिड डॉटर के नाम पे, तो घर की ओनर बन जाएगी डॉटर, इनकम विल बी अर्न्ड बाय डॉटर, बट इस केस में क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा और टैक्स देना किसको पड़ेगा, फादर को, समझा क्या। चलो नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे आप लोग एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो सन के वाइफ को, यानी कि देखो फादर इन लॉ या तो मदर इन लॉ ने दो बातें, या तो डॉटर इन लॉ के नाम पे घर ट्रांसफर कर दिया, डॉटर इन लॉ के नाम पे क्या ट्रांसफर कर दिया, घर बोलो या कोई भी एसेट को ट्रांसफर कर दिया, तो इनकम विल बी अर्न्ड बाय डॉटर इन लॉ बट इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। अरे हाँ या नहीं। अल्टरनेटिवली इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एसेट लेट से XYZ ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया XYZ ट्रस्ट। अभी ये ट्रस्ट है ना इनकम को अर्न कर रहा, इनकम को अर्न कौन कर रहा, XYZ ट्रस्ट, बट ये पैसा यूज कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ डॉटर इन लॉ। लेट से इनके नाम पे एक प्रॉपर्टी थी फादर एंड मदर इन लॉ के नाम पे, उन्होंने प्रॉपर्टी किसके नाम पे ट्रांसफर कर दी, XYZ ट्रस्ट के नाम पे। अभी ट्रस्ट प्रॉपर्टी को संभाल रहा, लेट से ट्रस्ट ने प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया, रेंटल इनकम कमाया ट्रस्ट ने, बट वो पैसा है ना वो डॉटर इन लॉ के बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है। लेट से वो डॉटर इन लॉ को हर साल फॉरेन ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा, या तो उसने डॉटर इन लॉ को गाड़ी लेके दी, या तो डॉटर इन लॉ के ब्याह पे कहीं पे रेंट पे क्या कुछ भी किया, तो इस केस में भी क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा और ये जो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ है उनको टैक्स देना पड़ेगा। एक बात को बहुत ध्यान से समझ के रखना भी,
क्लबिंग इज एप्लीकेबल ओनली ऑन फर्स्ट इनकम, ओनली ऑन फर्स्ट इनकम। सब्सिक्वेंट इनकम के ऊपर क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगता। इसका क्या मतलब है? देखो यहां पे क्या हो गया, फादर इन लॉ ने डॉटर के नाम पे घर ट्रांसफर कर दिया, डॉटर ने कमाया रेंटल इनकम, ये रेंटल इनकम क्लब होगा किसके हाथ में? फादर इन लॉ। बट अभी डॉटर इन लॉ के पास एक अमाउंट आ गया रेंटल इनकम, वो रेंटल इनकम से डॉटर इन लॉ ने एक कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे और डिबेंचर के ऊपर उसको मिल रहा इंटरेस्ट। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है, ये वाला जो आपका इंटरेस्ट है, इसको क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट इज ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ डॉटर इन लॉ। समझा ये वाला पॉइंट? क्लबिंग इज एप्लीकेबल ओनली ऑन फर्स्ट इनकम। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ में तो मैसेज करो रे बीच बीच में। चलो फिर ये वाला देखो, ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए। एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, ये एग्जांपल भी हो गया। फिर आता है इनकम ऑफ अ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न वेयर असेसी हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे अपने को मालूम है, अभी अपने क्लास के दो बड़े लोग संकेत सर और सैम सर, दोनों का 40% स्टेक होल्डिंग है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सबसे पहले सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या तो शेयर होल्डिंग कितना परसेंट है उससे ज्यादा होना चाहिए, 20% और मोर। तो इमेजिन करो सैम सर का ध्यान से देखना, अरे अरे एग्जाम्पल को ध्यान से देखना यार, बहुत गंदे तुम लोग। सैम सर का अग्रवाल क्लासेस में 30% का शेयर होल्डिंग है। अभी अग्रवाल क्लासेस को है ना एक बंदा चाहिए था फॉर द पर्पज ऑफ लेट्स से मार्केटिंग, ठीक है, ध्यान से सुन के लेना, अभी 2 मिनट मस्ती नहीं, फॉर द पर्पज ऑफ मार्केटिंग। तो सैम सर ने क्या किया, बेबी ऑफिस को यह कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। किसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? बेबी ऑफिस को। और पर मंथ उनको पैसा जा रहा है 40,000। कितना पर मंथ पैसा जा रहा? 40,000। एक काम करो, अपन साल की अमाउंट की बात करते हैं, लेट से पूरे साल का पेमेंट जा रहा है 4 लाख रुपए, ठीक है। मेरे से ज्यादा, मेरे को तो 2,40,000 पहले देते थे, वो भी कट कर दिया इन्होंने अभी। 2 मिनट, अभी यहाँ पे एक सेकंड ना, एक ही सेकंड को, स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम है। दो मिनट प्लीज बातें मत करो। यहाँ पे कितना पैसा जा रहा? 4 लाख रुपए। अभी बाद में पता चल रहा ये जो बेबी ऑफिस है ना, हाइपोथेटिकली एग्जांपल मान लो ये कोई कंपनी में एचआर है। अभी एचआर वाला पर्सन मार्केटिंग का तो काम नहीं कर सकता, यानी कि इनको ये जो पैसा दिया गया है, क्या ये इनके क्वालिफिकेशन के लिए दिया? क्या नहीं, इनकी कोई सेटिंग थी उसके लिए पैसा दिया हुआ है। तो ये 4 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा सैमसर के हाथ में। सेकेंड केस, इन्होंने पैसा बराबर से दिया बेबी ऑफिस को, बेबी ऑफिस 2, ठीक है। इनको पैसा कितना दे रहे? 8 लाख रुपए। ये इन्होंने मार्केटिंग के ही बंदा नहीं, ये मार्केटिंग की ही पर्सन है। बट अगर यही काम बाहर मार्केट में दिया रहता था तो पैसा लगा रहता था 5 लाख। बट क्योंकि इनका रिलेशन था तो पैसा कितना दिया? 8 लाख, यानी कि एक्सेस कितना दिया यहाँ पे? 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपए क्लब हो जाएगा सैमसर के हाथ में, और ये जो 5 लाख रुपए ये टैक्सेबल हो जाएगा बेबी ऑफिस 2 के हाथ में। समझा ये वाला पॉइंट? ठीक है सर, बट अगर समझो ऐसे रहता था कि यहाँ पे सैमसर और बेबी ऑफिस का दोनों का यहाँ पे अगर 30% शेयर होल्डिंग रहता तो क्या बात होती थी? तो किसके हाथ में क्लब होता था? लेट से फिर अग्रवाल क्लासेस इनको भी सैलरी पे कर रहा और अग्रवाल क्लासेस इनको भी सैलरी पे कर रहा। तो इस केस में क्लबिंग का प्रोविजन किसके हाथ में लगा रहता था? तो चेक करने का कि ये सैलरी के पहले, अदर देन दिस सैलरी, किसका इनकम हायर है? सैम सर का इनकम हायर है या मैम का इनकम हायर है? तो जिनका इनकम हायर रहेगा उनके हाथ में सैलरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। समझा क्या? अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे इनकम, प्लीज यहाँ पे इनकम कौन कमा रहा है? माइनर चाइल्ड। तो माइनर चाइल्ड अगर इनकम कमा रहा तो सबसे पहले अगर वो पैसा कमा रहा है ड्यू टू
मैनुअल वर्क, स्किल, टैलेंट, नॉलेज, या उसको 80 यू का डिसेबिलिटी है, तो भैया क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगाएगा, दैट इज इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर, इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर। बट अगर कोई अदर रीजन से वो पैसा कमा रहा तो इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। बट कौन से पेरेंट्स? तो अगर वो अलग रहते यानी कि उनका डिवोर्स हो गया रहेगा या तो अलग रह रहे बाय एनी रीजन, तो जो पेरेंट बच्चे को मेंटेन कर रहा उसके हाथ में इनकम टैक्सेबल है। बट अगर वो लोग साथ में रह रहे तो चेक करो माइनर का इनकम छोड़ने के मतलब माइनर का इनकम इंक्लूड नहीं किया तो किसके हाथ में इनकम ज्यादा है, उसके हाथ में क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा। माइनर के इनकम जो भी आप अर्न करोगे आपको 1500 रुपए पर एनम का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। बट अगर माइनर ने 800 रुपए कमाए तो डिडक्शन कितने का मिलेगा, 800 का। अगर माइनर ने 2000 रुपए कमाए तो डिडक्शन कितने का मिलेगा, 1500 रुपए का। बट एक बात को ध्यान से देखना, एक माइनर था उसने अपने स्किल के वजह से लेट से 2 लाख रुपए कमाए तो 2 लाख रुपए इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। बट अगर ये 2 लाख रुपए का सॉरी माइनर इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर। बट अभी इमेजिन करो अगर ये 2 लाख रुपए का बैंक में एफडी बनाया और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, लेट्स से इंटरेस्ट मिल रहा है 8000 रुपए, तो ये 8000 रुपए इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स। समझा ये वाला पॉइंट? या इसमें से 8000 में से भी 1500 रुपए माइनस हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा आपका 6500 रुपए। समझा सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट। फिर आप लोग एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो एचयूएफ के नाम पे, आपके नाम पे एक घर था, आपने वो घर एचयूएफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन, तो इनकम विल बी अर्न्ड बाय एचयूएफ बट इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। अगर पार्टीशन के बाद में एचयूएफ ने यही एसेट आपके स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर कर दिया तो भले ही घर का ओनर स्पाउस रहेगा फिर भी इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। इनकम के अंदर आपका लॉस भी आता है। फिर एक पॉइंट आता है आपका क्रॉस ट्रांसफर। लेट्स से मिस्टर ए ने मिसेस के को 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए, मिस्टर के ने मिसेस ए को 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया, तो इन दोनों में मैं बोलूं कॉमन अमाउंट आ जाएगी 6 लाख रुपए की, है ना। तो यहाँ पे लेट्स से मिसेस के ने जो 6 लाख रुपए मिले थे उसका एफडी बनाया, उसका क्या बनाया, एफडी, और इसको 36,000 रुपए का इनकम मिला। अभी मिस्टर के ने मिसेस ए को कितने रुपए ट्रांसफर किए थे, अच्छा जो भी अमाउंट है लेट्स से इसने इनकम कितना अर्न किया 60,000, तो ये जो दोनों में का कॉमन पॉइंट आता है कितना अमाउंट आती, 36,000 रुपए का क्लबिंग होगा। जो ऊपर के यहाँ पे 24,000 रुपीज से उसका क्लबिंग नहीं होगा। क्या दोनों के हाथ में होगा। जो मिसेस ए ने इनकम अर्न किया है वो मिस्टर ए के हाथ में क्लब हो जाएगा, जो मिसेस के ने इनकम अर्न किया है वो मिस्टर के हाथ में क्लब हो जाएगा। इसको बोलते हैं आपका क्रॉस ट्रांसफर। अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान से देखना। देखो, where any asset is transferred by individual to his spouse or son wife and such amount is invested in business, क्या होगा देखो, यहाँ पे ना मिस्टर ए था, उसने ना अपनी वाइफ को, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से समझ के लेना, उसने अपने वाइफ को 10 लाख रुपए दिए टू स्टार्ट अ बिजनेस। मिसेस ए ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ टोटल कैपिटल ऑफ लेट्स से 30 लाख। तो कहना से 30 लाख में से 10 लाख रुपीज बन गया मिस्टर ए का, 20 लाख किसका बन गया, मिसेस ए का। इस साल में इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया लेट्स से 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए में से मिस्टर ए को जाएगा 3 लाख, मिसेस बी को कितना चला जाएगा, 6 लाख। समझा? अभी क्या हो गया, इन्होंने इसको ट्रांसफर किए 10 लाख मिसेस ए को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मिसेस ए ने 20 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए 3 महीने बाद। कितने महीने बाद, 3 महीने बाद 20 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए। तो यहाँ पे क्लबिंग का प्रोविजन जो लगता है ना, इट इज इन प्रोपोर्शन विद द कैपिटल एज ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट डे पे इसका कैपिटल कितने रुपीस का था, कितने का था, 10 लाख। 10 लाख पूरा का पूरा किसका था, मिस्टर ए का।
तो क्लबिंग पूरा का पूरा 9 लाख रुपए किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? मिस्टर ए के हाथ। समझा क्या? बट फिर अगले साल इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया लेट से 7 लाख रुपए, तो अगले साल मैं बोलूं मिस्टर ए का भी कैपिटल है और मिसेस ए का भी कैपिटल है, तो फिर अगले साल का 60 लाख चला जाएगा 20 लाख और 40 लाख के रेशो के अंदर। समझा ये वाला पॉइंट? तो एक बार वापस से देख लो, इनकम फ्रॉम बिजनेस जितना भी रहता है उसको मल्टीप्लाई करो अमाउंट बाय गिफ्ट, डिवाइड करो कैपिटल ऑफ बिजनेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि ओपनिंग कैपिटल से उसको डिवाइड करने का। सर वो जो डिडक्शन है वो पर माइनर 1500 है ना? हाँ हाँ, अगर समझो आपके 3 माइनर चाइल्ड है, अगर आपके 3 माइनर चाइल्ड है तो 1500 पर एनम पर माइनर चाइल्ड है, वो पर माइनर चाइल्ड है, बराबर। चलो ये वाला क्लेबिंग वाला हो गया क्वेश्चन, इसके सॉरी कंसेप्ट हो गए, इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहां पे ध्यान दो, examine the tax implication of each of the transaction and compute the total of income of Mr. Tushar and Mrs. Tushar and their minor son for assessment year 23-24, assuming they have not opted for 115 BSc. Mr. Tushar has a fixed deposit of 6 lakh in SBI. He instructed the bank to credit the interest on deposit at the rate 9% from 1 April 22 to 31 March 23 to the saving account of Mr. Raj, सन ऑफ ब्रदर टू हेल्प हिम इन हिज एजुकेशन। यहाँ पे आपने क्या ट्रांसफर किया है? खाली इंटरेस्ट, एसेट को ट्रांसफर किया या नहीं? किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा ये? तुषार। कितना होगा? 6 लाख इंटू 9%, 54,000 रुपीज इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल है? मिस्टर तुषार। अच्छा, ये है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, तो चैप्टर 6A का डिडक्शन भी मिल जाएगा 80 TTA वाला। कितने रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा? 10,000। Mr. Tushar started a proprietary business on 1 May 2022 with a capital of 6 lakh. His wife, Mrs. Tushar, gave a cash of 5 lakh on 1 May 2022, which was immediately invested in the business. He earned the profit of 4 lakh during the previous year. देखो, previous year usually 1 अप्रैल से चालू होता, बट अगर कोई न्यूली स्टार्टअप बिजनेस है तो जिस दिन बिजनेस चालू हुआ उस दिन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर मानेंगे। इस केस में फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर क्या बन गया? 1 मई 22। इसने साल भर में प्रॉफिट कितना कमाया? 4 लाख। बट बिजनेस चालू करने के लिए खुद का कैपिटल कितना लाया? 6 लाख। 5 लाख उसको उसकी वाइफ ने दिया, तो ये 4 लाख में से मिस्टर तुषार के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? तो आंसर आएगा 6 लाख इंटू 4 लाख इंटू 6 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख, और मिसेस तुषार के हाथ में कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 4 लाख इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख। आंसर जो भी आता है जाने दो। फिर अगला पॉइंट है, मिस्टर तुषार के माइनर सन ने 20,000 रुपए कमाए थ्रू अ बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड टैलेंट। तो ये इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? माइनर सन के हाथ में, क्योंकि उसने स्किल के थ्रू पैसा कमाया। समझा क्या? बस वही यहाँ पे कैलकुलेशन है। चलो सारांश गिफ्टेड 12 लाख रुपीज टू हिज वाइफ संध्या ऑन हर बर्थडे ऑन 1 Feb 2017। संध्या लेंड 6 लाख रुपीज आउट ऑफ द गिफ्टेड अमाउंट टू करुणा ऑन 1 April फॉर 6 months ऑन विच शी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 60,000। अच्छा, सबसे पहले सारांश ने, उसकी वाइफ का नाम दिया है क्या कुछ? संध्या। अरे बाप रे। सारांश ने संध्या को कितने रुपीस गिफ्ट किए? 12 लाख। कितने गिफ्ट किए? 12 लाख। उसमें से संध्या ने 6 लाख रुपए किसको दिए? सॉरी किसको दिए थे रे? करुणा को दिए थे। क्या के ऊपर? रेंट के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 60,000 रुपीज का इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद में द सेड सम ऑफ 60,000 was invested in the shares of the listed company which were sold for 85,000. Security transaction tax was paid on such income. अच्छा, ये 60,000 इन्वेस्ट करने के बाद में उसके ऊपर कितना पैसा मिल रहा है? 85,000।
तो कह रहे थे यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया कितने रुपीस का 25,000। इट इज टैक्सेबल एट द रेट 15%। बट क्योंकि ये सेकेंडरी इनकम है तो ये किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, मिसेस संध्या। किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, मिसेस संध्या। ठीक है, उसके बाद में द बैलेंस ऑफ द अमाउंट गिफ्ट वॉज इन्वेस्टेड एज अ कैपिटल इन अर न्यू बिजनेस, शी सफर द लॉस ऑफ 25,000। अच्छा, ये जो बचे हुए 6 लाख रुपए, ये 6 लाख रुपए काय के अंदर ले गए, बिजनेस। ये बिजनेस में 25,000 का क्या हो रहा है, लॉस। तो इनकम इंक्लूड्स लॉस, तो ये जो लॉस है ये किसके हाथ में चला जाएगा, मिस्टर सारांश। किसके हाथ में चला जाएगा, मिस्टर सारांश। समझा क्या, इजी क्वेश्चन है पक्का। सर अगर माइनर के हाथ में टैक्सेबल है तो 1500 का डिडक्शन नहीं मिलेगा ना, नहीं 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 मिलेगा। 1500 का डिडक्शन सिर्फ पेरेंट्स को मिलेगा, माइनर को नहीं मिलेगा। चलो ये एग्जांपल को पढ़ते हैं। कंप्यूट द इनकम टू बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर शर्मा। प्रोप्राइटरी बिजनेस चालू किया है मिसेस शर्मा ने। 1/4/2016 को उसने कैपिटल कितना लगाया, 5 लाख। उसके हस्बैंड ने गिफ्ट कितना किया, 3 लाख ऑन 2/6/2014। फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर में 5 लाख रुपए का कैपिटल पूरा का पूरा किसका था, मिसेस शर्मा। कौन से प्रीवियस ईयर की बात चल रही है यहाँ पे, 16-17। मिसेस शर्मा अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम अ प्रोप्राइटरी बिजनेस इन द फाइनेंशियल ईयर 16-17 ऑफ रुपीज 2 लाख। तो ये मैं बोलूं ये 2 लाख पूरा का पूरा मिसेस शर्मा के हाथ में टैक्सेबल है, क्योंकि फर्स्ट डे पे मिस्टर शर्मा का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, पूरा का पूरा मिसेस शर्मा के हाथ में गया। बट अगले साल का प्रॉफिट कितना है, 4,20,000, जिसके अंदर मिस्टर शर्मा का भी ओपनिंग कैपिटल के अंदर आएगा। तो ये कौन से रेशो में जाएगा, 5:3, क्योंकि यहाँ पे मिसेस शर्मा का कैपिटल था 5 लाख और 3 लाख रुपए किसका कैपिटल था, मिस्टर शर्मा। तो ये जो अमाउंट है ये मिसेस शर्मा के हाथ में चली जाएगी 5/5 पार्ट, और मिस्टर शर्मा के हाथ में कितना चला जाएगा, 3rd पार्ट। यानी कि आपका कैलकुलेशन इधर कितना होगा, 4,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, और इनके लिए कितना हो जाएगा, 4,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है, ठीक है। देखो, Om has gifted a house property to his wife Mrs. Uma, who in turn has gifted the same to Mr. Pallavi, their daughter-in-law. House was let out at the rate 25,000 per month throughout the year. Compute the income of Mr. Om and Mrs. Pallavi. Mrs. Pallavi कौन बन गई, daughter-in-law, और Mr. Om कौन बन गया, father-in-law. Will your answer be different if the said property was gifted to his son, हस्बैंड ऑफ मिस्टर पल्लवी? सबसे पहले ना यहाँ पे कैलकुलेशन करो। देखो यहाँ पे क्या आता, 3 लाख रुपए कैसे आए, आपका 25,000 इंटू 12 करो, 3 लाख आता। उसमें से आपने कितना परसेंट माइनस कर दिया, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। तो ये जो 2,10,000 रुपए ये इनडायरेक्टली फादर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर किया, तो ये किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, मिस्टर ओम के हाथ में, क्योंकि इसको डीम्ड ओनर माना गया है। देखो हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे घर को ट्रांसफर किया फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। घर का डीम्ड ओनर आज भी कौन है, फादर यानी हस्बैंड इस केस में। फिर वो मदर इन लॉ ने उसको डॉटर इन लॉ को दिया, बट वो घर की वो ओनर थी नहीं, वो घर का डीम्ड ओनर कौन था, मिस्टर ओम। समझा क्या वो पॉइंट इधर। अगर ये घर in case the property was gifted to Mr. Om का son, the clubbing provision under section 64 would not apply since son क्या है आपका माइनर नहीं है। तो ये जो इनकम है 2,10,000 का वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो गया रहता था, सन के हाथ में टैक्सेबल हो गया रहता था। रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो हाँ 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 हाँ, वो थोड़ा सा इंस्टीट्यूट एज्यूम कर दे कि तुम लोग सेन माइंड के लोग हो, साउंड माइंड के। बराबर। चलो ये एक लास्ट क्वेश्चन अभी इसका, फिर खत्म, फिर अपन अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। मिस्टर राजा गिफ्टेड 8 लाख रुपीज टू ब्रदर्स माइनर सन ऑन द सेम डेट। His brother gifted debenture worth rupees 10 lakh to Mrs. राजा।
अच्छा, यहाँ पे राजा है, राजा की वाइफ कौन होती है? मिसेस राजा। यहाँ पे कौन है? ब्रदर। यहाँ पे कौन है? ब्रदर का माइनर सन। डोंट प्लीज मस्ती मत करो। यहाँ पे इसको ट्रांसफर हो रहे कितने रुपीस? 8 लाख। यहाँ पे इनको क्या ट्रांसफर हो रहा है? डिबेंचर्स। कितने रुपीस के? 10 लाख। सन ऑफ राजा's ब्रदर इन्वेस्टेड द अमाउंट with SBI at the rate 9% interest and Mrs. Raja received interest of rupees 81,000। अच्छा, इसने इंटरेस्ट कितना कमाया? 81,000। अभी जो इसको 8 लाख रुपए मिल रहे, इसने बैंक में एफडी कर दिया 9% का। और ये कौन से तारीख को इंटरेस्ट ये किया उन्होंने? 14/5/2021। एक ही मिनट। हाँ, तो 8 लाख के ऊपर अपन कितना परसेंट इंटरेस्ट मानेंगे? 9%। अभी देखो, इसने 14 मई को किया हुआ है, तो आइडियली अपन ने 14 मई से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए उसका, क्योंकि तारीख दी नहीं है। बट मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ने ना 10 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया रहेगा। एक मिनट देखते हैं अपन ने उतने कितने किसके लिए किया। अमाउंट लिखा है क्या उन्होंने? क्या क्या लिखा हुआ है क्या अमाउंट? चलो अपन तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 8 लाख इंटू 9% कितना आता? 72,000 आता 12 महीने का। डिवाइडेड बाय 12 करो, इंटू 10 करोगे तो 60,000। एक मिनट। अगर इसको मैंने डे वाइज किया कैलकुलेट, ठीक है ना, अपन है ना मंथ वाइज करेंगे, डे के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अप्रैल को निकाल दो, आधा मई निकाल दो, मतलब 1.5 महीना निकाल दो, 12 में से 10.5 महीने बचते। तो अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 8 लाख इंटू करो 9% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10.5 कितना आता है वो आपका? 63,000। अगर आप लोग कैलकुलेशन करके बताओगे 10.5 मंथ्स का, तो भी आंसर आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे इसने कितना पैसा कमाया? 65,000। अभी दोनों के अंदर अगर आप लोग मैचिंग अमाउंट देखोगे तो क्लबिंग कितने रुपीस का होगा? 65,000 रुपीस का क्या हो जाएगा? क्लबिंग। बट अभी ये ब्रदर, क्योंकि पैसे इसको माइनर सन से मिल रहा है, इसको इसमें से 1500 रुपए का भी डिडक्शन मिल जाएगा। समझा? क्लियर है? बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। अगर ऐसे एग्जाम के अंदर आया तो कंफ्यूज पक्का कर सकते हैं आप लोगों को। इसको एक बार रीड कर लेना एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है? चलो बस हो गया अभी अपना यहाँ पे क्लबिंग। एक मिनट का ब्रेक, फिर अपन स्टार्ट करेंगे सेट ऑफ के साथ।